गांव वालों का मानना था कि इन पहाड़ियों के पीछे देवताओं का नहीं बल्कि समय के रक्षकों का वास है। उसी रात गांव का सबसे मनमौजी और निडर इंसान फकीरा अपने हाथ में जलती हुई मशाल लिए पहाड़ियों की ओर भागा जा रहा था। फकीरा के पैर लड़खड़ा रहे थे। वो नशे में नहीं था बल्कि किसी ऐसी धुन में था जिसे सिर्फ वो ही सुन सकता था। अरे कहाँ छिपा है तू, आज तो मैं तुझे ढूंढ कर ही मानूंगा। ओ जमाने वालों देखो, आज फकीरा इतिहास रचेगा। लोग कहते हैं वहाँ मौत है, मैं कहता हूँ वहाँ अमृत है। तभी अचानक पहाड़ियों के बीच एक संकरी दरार से एक नीली रोशनी फूटती है। उस रोशनी के साथ ही एक बेहद सुरीले झरने की आवाज गूंजने लगती है। वो संगीत, हाँ यही है वो मुझे बुला रहा है। सुन रहे हो तुम? ये झरना, ये पानी नहीं है, ये तो रूहों का सुकून है। आज तो मैं उस झरने का पानी पीकर ही मानूंगा, चाहे फिर मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। फकीरा अपनी मशाल को जमीन पर फेंक देता है। वो पागलों की तरह उस नीली रोशनी की ओर हाथ फैलाता है। जैसे जैसे वो उस रोशनी के करीब जाता है, उसकी परछाई लंबी और डरावनी होने लगती है। आज मैं अमर हो जाऊंगा, आज फकीरा जमाने से आगे निकल जाएगा। जैसे ही फकीरा ने उस नीली रोशनी के घेरे में कदम रखा, एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। पूरी पहाड़ी कांप उठी और अगले ही पल सन्नाटा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने बादलगढ़ की चोटियों को छुआ, तो गांव के मुखिया बीरबल काका अपनी लाठी लेकर कुछ गांव वालों के साथ वहां पहुंचे। काका देखो, फकीरा की मशाल यहाँ पड़ी है, पर वो कहाँ गया? रात भर हमने उसे आवाजें दी पर कोई जवाब नहीं आया। अरे मोरी मैया, देखो काका, पत्थर पर फकीरा के पैरों के निशान तो हैं, पर वो निशान उस दरार के पास जाके खत्म हो जाते हैं। क्या फकीरा हवा में उड़ गया? बीरबल काका ने झुककर उस ठंडी चट्टान को छुआ। उनकी आंखों में पुराना डर लौट आया था। वो कहीं नहीं गया रघु, उसे पहाड़ियों के रक्षक ने खींच लिया है। वो अदृश्य झरने के मोह में पड़ गया था। फकीरा अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। उसे ढूंढना छोड़ दो, क्योंकि जो उस दरार के पार चला जाता है उसका नामो निशान तक मिट जाता है। पर काका, क्या वो मर गया? मौत तो आसान होती है रघु। फकीरा तो अब समय के उस फेर में फंस गया है जहां न दिन होता है न रात, बस एक अनंत इंतजार। गांव वाले डर के मारे कांप उठे। बीरबल काका ने सबको वापस चलने का इशारा किया, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बार फिर उस नीली चमक वाली दरार की ओर देखा और मन ही मन बुदबुदाए, हे भगवान, मेरे गांव को इस झरने की प्यास से बचाए रखना। गांव की चौपाल पर सन्नाटा था, लेकिन बीरबल काका के आंगन में चिमनी की हल्की रोशनी जल रही थी। नन्हा आर्यन अपने बापू के पास बैठा पुरानी कहानियों की किताबें पलट रहा था। तभी उसकी नजर दूर पहाड़ियों के बीच चमकती उसी नीली लकीर पर पड़ी। बापू देखो, फिर से वही रोशनी, और गौर से सुनो बापू, क्या आपको किसी झरने के गिरने की आवाज आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई पहाड़ के अंदर ढोल बजा रहा हो। आर्यन, अपनी आंखें बंद कर लो बछुआ, और उस आवाज को अपने कानों से बाहर निकाल दो। वो संगीत नहीं, वो एक जाल है। पर बापू, वो दिखने में कितनी सुंदर है, और संगीत तो इतना मीठा है कि मन करता है बस सुनते ही जाऊं। माँ कहती थी कि झरने का पानी मीठा होता है, तो क्या उस पहाड़ी के अंदर भी कोई मीठा पानी है? सुन बेटा, उसे अदृश्य झरना कहते हैं। वो पानी का नहीं बल्कि समय की रेत का झरना है। जो लोग अपनी जिंदगी से ऊब जाते हैं या जिनके मन में बहुत ज्यादा लालच आ जाता है, ये झरना उन्हीं को सुनाई देता है। वो उन्हें बुलाता है, उन्हें फुसलाता है। तो क्या फकीरा चाचा भी इसीलिए वहां गए थे? गांव वाले कहते हैं कि वे वहां सोने के सिक्के ढूंढने गए थे। फकीरा को सोने का नहीं बल्कि अमर होने का लालच था। उसे लगा कि उस झरने का पानी पीकर वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। पर सच्चाई यह है आर्यन कि वो झरना पानी नहीं बल्कि इंसान की यादें यानी मेमोरीज पीता है। जो वहां गया वो खुद को ही भूल गया। वो अपनी पहचान, अपना नाम और अपना घर सब वहीं उस नीली रोशनी में छोड़ आता है। बापू, क्या हम वहां कभी नहीं जा सकते? अगर हम रस्सी बांधकर जाएं तो? खबरदार,
उस दरार के पास जाने की सोचना भी मत। वो पहाड़ी एक भूल भुलैया है। जो वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। वादा कर मुझसे आर्यन कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो संगीत कितना भी मीठा लगे, तू कभी उस नीली चमक का पीछा नहीं करेगा। वादा कर। वादा बापू, मैं कभी वहां नहीं जाऊंगा। पर क्या? पर अगर मैं वादा निभाऊं तो क्या आप मुझे कल मेले से वो बड़ा वाला लकड़ी का घोड़ा दिलाएंगे, वो लाल वाला जिसे मैं रोज देखता हूँ? बीरबल काका के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन उनकी आंखों का डर पूरी तरह गायब नहीं हुआ था। उन्होंने आर्यन का हाथ अपने हाथ में लिया और अंगूठा दबाकर वादा पक्का किया। ठीक है बछुआ, वादा रहा। कल लकड़ी का घोड़ा तेरा होगा। पर याद रखना, लकड़ी का घोड़ा टूटने पर जुड़ सकता है, लेकिन अगर इंसान उस झरने के फेर में पड़ गया तो उसे भगवान भी नहीं जोड़ सकते। आर्यन ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। उस रात पहाड़ियों से आती वो कलकल की आवाज पहले से तेज हो गई थी, लेकिन आर्यन ने अपने कान ढक लिए और सो गया। उसे नहीं पता था कि ये 12 साल बाद ये वादा ही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। 12 साल बीत गए। बीरबल काका बूढ़े हो चले थे, लेकिन उनकी लाठी की धमक और आवाज की कड़क आज भी वैसी ही थी। आर्यन अब एक गबरू जवान बन चुका था। वो दिखने में जितना हट्टा कट्टा था, स्वभाव में उतना ही शांत और समझदार। लेकिन उसका सबसे अच्छा दोस्त जग्गू उसके बिल्कुल उलट था। जग्गू को पुरानी चीजें इकट्ठा करने और खतरों से खेलने का बड़ा शौक था। आर्यन भाई, तू आज भी अपने बापू की उन्हीं पुरानी कहानियों पर यकीन करता है क्या? देख, आज की दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और तू आज भी उस अदृश्य झरने के डर से इस पहाड़ी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। जग्गू, बापू जो कहते हैं उसके पीछे कोई न कोई ठोस वजह होती है। फकीरा चाचा के साथ जो हुआ वो कोई कहानी नहीं थी। अरे भाई, फकीरा तो नशेड़ी था, रास्ता भटक गया होगा और किसी खाई में गिर गया होगा। लेकिन तूने कभी गौर किया है, उस पहाड़ी की दरार से जो नीली चमक आती है वो कोई जादू नहीं है। मैंने सुना है कि वहां पुराने राजाओं का दबा हुआ खजाना है। वो संगीत दरअसल हवा का दबाव है जो उन गुफाओं से टकराकर निकलता है। कुछ भी हो जग्गू, मैंने बापू को वादा किया है और तू भी मेरा कहना मान, उस तरफ जाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। डरपोक, तू बस घर पर बैठकर समोसे खा। मैं तो जा रहा हूँ। आज रात अमावस है और कहते हैं कि इसी रात वो दरवाजा खुलता है। अगर मुझे वहां सोना मिल गया तो कल से मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। रात का सन्नाटा गहरा गया था। गांव वाले गहरी नींद में थे, लेकिन जग्गू के मन में लालच की आग जल रही थी। वो चुपचाप अपने घर से निकला और पहाड़ी की ओर चल पड़ा। उधर आर्यन को नींद नहीं आ रही थी। उसे रह रहकर जग्गू की बातें याद आ रही थी। अचानक उसने खिड़की से देखा। धत्तेरी की, जग्गू नहीं माना। आर्यन ने अपनी लाठी उठाई और जग्गू के पीछे भागा। पहाड़ियों की हवा आज पहले से ज्यादा ठंडी और तेज थी। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ रहे थे, वो कलकल की आवाज साफ सुनाई देने लगी थी। तभी उसने देखा कि जग्गू उस दरार के बिल्कुल सामने खड़ा है। जग्गू, रुक जा, मत जा अंदर, वापस आजा भाई। आर्यन, तूने सुना? वो मुझे मेरा नाम पुकार रहा है। देख, वहां गुफा के अंदर चांदी की दीवारें हैं। पानी नहीं, वहां तो सोना बह रहा है। पागल हो गया है तू? वहां कुछ नहीं है, सिर्फ मौत है। इससे पहले कि आर्यन जग्गू तक पहुंच पाता, जग्गू ने उस दरार के अंदर कदम रख दिया। अचानक एक बिजली जैसी नीली लकीर चमकी और एक जोरदार धमाका हुआ। जग्गू का शरीर झटके के साथ पीछे की ओर फिका और पत्थर की तरह ठंडा होकर जमीन पर गिर पड़ा। जग्गू! आर्यन दौड़कर उसके पास पहुंचा। जग्गू की आंखें खुली थीं, लेकिन वो कुछ देख नहीं पा रहा था। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था और उसकी सांसें इतनी धीमी थीं कि जैसे लग रहा हो कोई घड़ी रुकने वाली हो। आर्यन ने उसे अपने कंधे पर उठाया और हाँफते हुए गांव की ओर भागा। जब वो घर पहुंचा तो बीरबल काका दरवाजे पर ही खड़े थे। उनकी आंखों में वही 12 साल पुराना खौफ था। मैंने कहा था ना आर्यन, उस झरने की प्यास कभी नहीं बुझती। जग्गू का शरीर यहाँ है, पर इसकी रूह उस झरने के पार शून्य लोक में फंस गई है। अगर सूरज ढलने से पहले उसे वापस नहीं लाया गया तो ये कभी नहीं जागेगा। ये एक जिंदा लाश बनकर रह जाएगा। बापू, मेरी गलती है, मैं उसे रोक नहीं पाया। मुझे बताइए, मैं क्या करूं? मैं अपने दोस्त को ऐसे नहीं मरने दे सकता। शून्य लोक का रास्ता सिर्फ वही देख सकता है जिसके दिल में अपने दोस्त के लिए सच्ची ममता और बापू का आशीर्वाद हो। पर याद रखना आर्यन, वहां समय उल्टा चलता है। तुझे वहां फकीरा भी मिलेगा और शायद तेरी अपनी पुरानी यादें भी।
सूरज ढलने में अब कुछ ही घंटे बाकी थे। आर्यन ने अपने बापू के पैर छुए। बीरबल काका ने उसे एक पुरानी पीतल की चाबी थमाई और कहा, ये चाबी नहीं, ये तेरे पूर्वजों का साहस है। जब भी रास्ता भटक जाए इसे दिल से लगा लेना। आर्यन पहाड़ी की उस दरार के पास पहुंचा। इस बार उसने अपने कानों में रुई नहीं डाली, बल्कि उस संगीत का सामना करने का फैसला किया। जैसे ही उसने दरार के भीतर कदम रखा, उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी ठंडे पानी के कुंड में गिर गया हो। लेकिन वो पानी नहीं था, वो हवा थी। जब उसकी आंखें खुली तो वो दंग रह गया। वहां न आसमान था न जमीन, चारों ओर सफेद और धुंधले बादल तैर रहे थे। ये कैसी जगह है? यहाँ तो हवा में भी मिट्टी की खुशबू नहीं है। जग्गू, जग्गू, कहाँ हो तुम? एक भारी और खुरदुरी आवाज सुनकर आर्यन पलटा। एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके बाल सफेद थे और शरीर पर फटे पुराने वही कपड़े थे जो 12 साल पहले फकीरा पहनता था। फकीरा चाचा, आप यहाँ जिंदा हैं? पूरा गांव समझता है कि आप मर चुके हैं। जिंदा? यहाँ कोई जिंदा नहीं रहता आर्यन, और कोई मरता भी नहीं। यहाँ सिर्फ होना होता है। मैं यहाँ समय के इस झरने की पहरेदारी कर रहा हूँ। मैं उस संगीत का कैदी बन गया हूँ। चाचा, मेरा दोस्त जग्गू, उसकी रूह यहाँ कहीं फंस गई है। उसे वापस ले जाना है। बापू ने कहा था कि सूरज ढलने से पहले उसे नहीं निकाला तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तुम्हारा दोस्त उस नीले पानी को छू चुका है। इस झरने का पानी जिस रूह को छू लेता है, वो अपनी यादें खो देती है। देखो वहाँ। फकीरा ने ऊपर की ओर इशारा किया। नीले झरने के बीचों बीच जग्गू की धुंधली सी आकृति तैर रही थी। वो सो रहा था, लेकिन उसके चेहरे से रंग धीरे धीरे गायब हो रहा था। मैं उसे कैसे बचाऊं? इस झरने का बहाव उल्टा है। ये भविष्य से अतीत की ओर बहता है। तुम्हें इस झरने के केंद्र तक पहुंचना होगा और उस पीतल की चाबी को पहाड़ के उस छेद में लगाना होगा जहां से ये आवाज आ रही है। अगर तुम संगीत को रोक सके तो समय का चक्र रुक जाएगा और तुम्हारा दोस्त आजाद हो जाएगा। पर याद रखना आर्यन, जैसे ही संगीत रुकेगा ये दुनिया ढहने लगेगी। तुम्हारे पास वापस भागने के लिए सिर्फ कुछ ही सेकंड होंगे। मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, पर जग्गू को नहीं छोड़ूंगा। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और उस झरने की ओर बढ़ना शुरू किया। हवा का दबाव उसे पीछे धकेल रहा था। उसे अपनी पुरानी यादें सुनाई देने लगी। बचपन में बापू के साथ मेला जाना, माँ की लोरी, लकड़ी का वो घोड़ा। झरना उसकी यादें खींचने की कोशिश कर रहा था। नहीं, ये यादें मेरी हैं, तुम इन्हें नहीं छीन सकते। उसने पीतल की चाबी को मजबूती से पकड़ा। चाबी से एक गर्म रोशनी निकली जिसने उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लिया। वो झरने के केंद्र तक पहुंच गया। वहां पत्थर में एक छोटा सा सुराख था जहां से हवा गुजरते ही वो सुरीला संगीत पैदा कर रही थी। कड़क संगीत एक झटके में बंद हो गया। चारों ओर एक डरावना सन्नाटा छा गया। नीला झरना बिखरने लगा और जग्गू की रूह नीचे की ओर गिरने लगी। भागो आर्यन, अब ये दुनिया खत्म हो रही है, जल्दी। आर्यन ने हवा में छलांग लगाई। पीछे से शून्य लोक के बादल कांच की तरह टूटने लगे थे। जैसे ही संगीत रुका, पूरा शून्य लोक किसी टूटते हुए शीशे की तरह बिखरने लगा। आर्यन ने जग्गू की धुंधली रूह को अपने सीने से पूरी ताकत से चिपका लिया था। उसे महसूस हो रहा था कि जग्गू का वजन धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका मतलब था कि उसकी रूह वापस हाड़ मांस के शरीर में बदल रही थी। आर्यन, अब पीछे मत देखना, सीधा उस रोशनी की ओर भाग जो तेरे बापू की लालटेन से आ रही है। आर्यन ने देखा, शून्य लोक के उस मलबे के पार एक छोटी सी पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। वो बीरबल काका की पुरानी लालटेन थी। आर्यन के पैर भारी हो रहे थे, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। पीछे से अंधेरा उसे निगलने के लिए बढ़ रहा था। उसने एक लंबी छलांग लगाई और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी बर्फीली दीवार को तोड़कर बाहर निकला हो। आर्यन और जग्गू दोनों दरार के बाहर पहाड़ी की पथरीली जमीन पर आ गिरे। पहाड़ी के अंदर से एक आखिरी गड़गड़ाहट हुई और वो दरार हमेशा के लिए मलबे से भर गई। जग्गू, ओ जग्गू, भाई आंखें खोल। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तू वापस आ गया बछुआ, तू वापस आ गया।
काका ने झुककर जग्गू की नब्ज पकड़ी। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर जग्गू ने एक लंबी सांस ली और तेजी से खांसने लगा। उसकी आंखों में चमक वापस आ गई थी। आर्यन, वहां कोई खजाना नहीं था भाई, वहां सिर्फ अकेलापन था। मुझे लगा मैं सब भूल रहा हूं, मुझे अपना नाम तक याद नहीं आ रहा था। अब सब ठीक है भाई, तू अपनी दुनिया में वापस आ गया है। अगली सुबह बादलगढ़ में एक नई रौनक थी। जग्गू अब पूरी तरह ठीक था, लेकिन उसमें एक बड़ा बदलाव आया था। उसने अपनी पुरानी सारी खजाना ढूंढने वाली चीजें पास की नदी में फेंक दी थी। गांव की चौपाल पर बीरबल काका धूप सेंक रहे थे। आर्यन उनके पास आया और उनके चरणों में बैठ गया। आज पहाड़ी शांत है आर्यन। अदृश्य झरना अब कभी किसी को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि उसकी आवाज का रास्ता तूने हमेशा के लिए बंद कर दिया है। तूने न सिर्फ अपने दोस्त को बचाया, बल्कि इस गांव को उस अभिशाप से आजाद कर दिया। पर बापू, फकीरा चाचा, क्या वे कभी वापस नहीं आएंगे? वे अब उस लोक के रक्षक बन गए हैं बेटा। उन्होंने अपनी आजादी की कुर्बानी दी ताकि तू और जग्गू वापस आ सको। उनका नाम इस गांव की हवाओं में हमेशा रहेगा। तभी जग्गू दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसके हाथ में एक बड़ा सा थैला था। आर्यन, देख मैं क्या लाया हूं। जग्गू ने थैले से एक बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा निकाला। वो ठीक वैसा ही लाल रंग का घोड़ा था जिसे आर्यन बचपन में मेले में देखता था। मुझे याद आया तूने शून्य लोक में कहा था कि बापू ने तुझे ये घोड़ा नहीं दिलाया था। ये मेरी तरफ से माफी और दोस्ती का तोहफा है। बीरबल काका और आर्यन दोनों ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल काका ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। वादा तो मैंने किया था, पर निभाया तेरे दोस्त ने। देख बछुआ, असली जादू किसी झरने या फूल में नहीं होता। असली जादू तो उस भरोसे और प्यार में होता है जो एक इंसान दूसरे के लिए रखता है। आर्यन ने उस लकड़ी के घोड़े को हाथ में लिया और पहाड़ी की ओर देखा। अब वहां कोई डर नहीं था। बादलगढ़ अब वाकई बादलों के बीच बसा एक सुकून भरा गांव था, जहां की कहानियां अब खौफ की नहीं बल्कि बहादुरी की मिसाल बन चुकी थी।